अगर आपको इन्फ्लुएंस चाहिए तो आपके पास वो होना चाहिए जो दूसरों को चाहिए। और जियोपॉलिटिक्स में दूसरों को क्या चाहिए? प्रोस्पेरिटी एंड सिक्योरिटी। वर्ल्ड वॉर II के बाद के ऑर्डर को यूएसए ने प्राइमरीली शेप किया है। और दुनिया को क्या चाहिए? पैसा, ट्रेड। तो उसके लिए क्या चाहिए? कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म प्रॉफिट पे थ्राइव करता है। कहा जाता है फ्यूल क्या है इस इंजन का? प्रॉफिट। और दूसरी चीज है सुरक्षा। सुरक्षा कैसे आएगी? क्या केवल कुछ समझौते से सुरक्षा आ जाएगी? नहीं, हार्ड पावर इज नीडेड। और हार्ड पावर का मतलब क्या है? हथियार। और हथियार आपके पास कुछ ऐसे लेवल के होने चाहिए जो दूसरों के लिए अभी प्रायोरिटी हो लेकिन आपके लिए वो सेकेंडरी हो। तो ये रियलिस्ट अप्रोच कहती है। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि टेररिज्म का इस्तेमाल कैसे यूएसए ने किया है, कैसे वो इवॉल्व हुआ है, और ये जो सेल ऑफ वेपन्स है ये भी किस तरीके से होता है। दो तरीके होते हैं, एफएमएस, डीसीएस। ये दोनों चीजें आप समझेंगे। मॉर्गनथाउ एक ऐसे स्कॉलर जिन्होंने मान लीजिए कि वर्ल्ड वॉर II के बाद की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को शेप किया है। ये प्राइमरीली यूएसए से बिलोंग करते थे, लेकिन इनका मानना था कि देखो, जब कोई जीत जाता है उस समय उसको ज्यादा अवेयर रहना चाहिए कि वो अब कॉम्प्लिसेंट ना हो जाए। क्योंकि अगर आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कॉम्प्लिसेंट हुए, अरे हम तो ताकत हैं, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका देश कमजोर हो जाएगा। तो उसके बाद से यूएसए की पॉलिसीज में ये हम रियलिज्म देखते हैं। और फिर दुनिया के कई देश अपने देश की नीति को भी इसी तरीके से अपनाते हैं। और इस वजह से कहा जाता है कि यूएस की फॉरेन पॉलिसी के पीछे के तर्कों को समझ लीजिए तो आपको दुनिया के कई देशों के तर्क वैसे ही दिखेंगे। क्या दुनिया कुछ अल्टरनेटिव भी देख सकती है? बात करेंगे। लास्ट में मैं वो सवाल छोड़कर जाऊंगा, आपके ओपिनियन उस पर चाहूंगा। पहले रीसेंट अपडेट की बात कर लें। व्हाइट हाउस की तरफ से एक ऑर्डर आया, मतलब अभी आपने देखा ही होगा कि डोनाल्ड ट्रंप लगे हुए हैं एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशंस निकालने में साइन करके। तो रिलीजियस लिबर्टी कमीशन इन्होंने बनाई है। लेकिन चिंता की बात यह है कि इसमें 2 लोग ऐसे हैं जो जिहादिस्ट रेडिकल हैं, यानी कि वो टेररिस्ट एक्टिविटीज में शामिल रहे हैं, ऐसे लिंक बताए जाते हैं। अब इंडिया से भी इसका ताल्लुक है। इंडिया से ताल्लुक क्या है? क्योंकि जो ये वाले शख्स हैं, ये हमजा यूसुफ, इनके खिलाफ तो 2016 में एनआईए ने चार्जशीट में भी नाम लिखा था। कहा गया कि इनकी स्पीचेस का इस्तेमाल करके कई सारे टेररिस्ट एलिमेंट्स इंडिया में एक्टिव थे। तो ऐसे व्यक्ति को व्हाइट हाउस ने एक इंपॉर्टेंट कमीशन का एडवाइजर बनाया है। ऐसा क्यों भाई? फिर ये इस्माइल रोयर, ये कहा जाता है इनका ताल्लुक तो जैश ए मोहम्मद से भी था। जैश ए मोहम्मद आपको पता है, न्यूज में भी था। कहा जा रहा है कि जब इन्होंने कन्वर्जन किया 1999 में, उसके बाद सन 2000 में ये जैश ए मोहम्मद के कुछ जो टेररिस्ट हैं उनके साथ ट्रेनिंग करने भी पाकिस्तान में थे। उसके बाद ये दोनों शख्स मिलकर वेस्टर्न वर्ल्ड में वो जिहादिस्ट आइडिया को फैलाते हैं, फंडिंग कलेक्ट करते हैं, और वो फंडिंग फिर रूट होती है दुनिया के कई टेररिस्ट को। फिर आप कहेंगे कर क्यों रहे हैं फिर ऐसा? अब ऐसा केवल हम ही नहीं कह रहे, हम ही केवल क्रिटिसाइज नहीं कर रहे इस एक्शन का। इस एक्शन का क्रिटिसिज्म कहीं वो भी लोग कर रहे हैं जो ट्रंप के सपोर्टर हैं, जैसे कि फार राइट एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं लूमर। इनका कहना है भाई ये तो इंसैनिटी है, आप ऐसे लोगों को क्यों नेम कर रहे हैं? तो एक्चुअली मुझे विश्वास भी नहीं हुआ था जब नेम किया गया। तो मैंने कहा भाई मैं वेबसाइट ही चेक करता हूं व्हाइट हाउस की। तो व्हाइट हाउस का ये रेजोल्यूशन आया है, इसमें फिर मैंने इनका नाम पाया। 7th नंबर पे इस्माइल रोयर है, और फिर ये हमजा यूसुफ है 9th नंबर पे। तो यानी कि खबर पक्की है भाई। अब ये कर क्यों रहे हैं? फिर मैंने इस पर थोड़ी और रिसर्च करी तो लगा कि ट्रंप एक्चुअली अपने एडमिनिस्ट्रेशन को प्लूरलिस्ट दिखाना चाहते हैं। डिबेट केवल एक ही रहेगी, अमेरिकन वर्सेस नॉन अमेरिकन। लेकिन अमेरिकन में, क्योंकि अगर आप नॉन अमेरिकन को पुशबैक करोगे, जैसे कि अभी आपने देखा वीजाज को लेकर उन्होंने टफ कंडीशंस की बात कही है, सुना होगा आपने। तो ऐसे में जो आप दूसरे देशों से लोगों को नहीं अलाउ करोगे वो दूसरे देश के लोग हैं, ये जस्टिफिकेशन होना चाहिए। लेकिन आपके खुद के देश के जो नागरिक हैं, जो अलग अलग धर्मों से बिलोंग करते हैं, उनको इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए। भाई वो आपके वोटर भी हैं, टैक्स पेयर भी हैं। तो उसके लिए फिर क्या करना होगा? उसके लिए अपने आप को प्लूरलिस्ट दिखाना होगा कि देखो आप तो विविधता में विश्वास रखते हैं, लेकिन बात केवल इतनी है अमेरिकन वर्सेस नॉन अमेरिकन। लेकिन अभी इनकी ही पार्टी के कई सपोर्टर विरोध कर रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या होगा। फिलहाल ये समझना है कि ये जो टेररिस्ट एक्टिविटीज से लिंक लोगों को उन्होंने बनाया है, तो मुझे याद आता है नॉम चॉम्स्की का एक स्टेटमेंट, जो कि एक नियो मार्क्सिस्ट स्कॉलर हैं। वो तो कहते हैं कि यूएसए तो दुनिया का पहला टेररिस्ट स्टेट है। टेररिस्ट स्टेट क्यों कह रहे हैं? एक्चुअली जो टेररिज्म है उसके पीछे होता है कहीं ना कोई पॉलिटिकल मोटिव। मतलब चाहे जैश ए मोहम्मद की बात करो, एलईटी की बात कर लो, या फिर किसी और दुनिया के किसी और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लो, वो जब भी बेगुनाहों को
पर अटैक करते हैं तो उनका पर्पस ये होता है कि देखो जिस देश के तुम लोग हो वो देश की सरकार इनकैपेबल है तुम्हें बचाने के लिए, और हम इतने ज्यादा अटैक करेंगे कि वो टेरराइज हो जाएंगे और अल्टीमेटली हमारी कुछ डिमांड्स को मान लेंगे। तो टेररिज्म एक तरह का पॉलिटिकल टूल होता है, इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं भाई स्टेट को, राइट। अब ये यूएसए का जो कहा जाता है कि मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, शॉर्ट में एमआईसी, ये है क्या? तो 3 वर्टिक्स हैं इसके, मतलब कैसे? एक तो है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जहां से ऑर्डर्स आएंगे, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। एक है डिफेंस इंडस्ट्री जो कि भाई इन ऑर्डर्स को के लिए तैयार करेगी वेपन्स को। और तीसरा है व्हाइट हाउस, यानी कि उसके अंडर आने वाले एडमिनिस्ट्रेशन जो कोर डिसीजन लेंगे कहां पर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना है, कहां पर कॉन्फ्लिक्ट को हमें रोकना है, जिसके लिए हमें लोग चाहिए, राइट। अब 1961 में आइजनहोवर का एक स्टेटमेंट आया था। इनका स्टेटमेंट आगे भी मैं एक जब कुछ बातें आपको बता दूंगा उसके बाद दोबारा लिंक करूंगा, जरूरी होगा। तो इन्होंने इस बात के लिए आगाह किया था कि देखो वर्ल्ड वॉर 2 में हमें एक बड़ा पुश मिला, प्राइवेट कंपनीज तेजी से बढ़ने लगी यूएसए की, वो प्राइवेट कंपनीज जो हथियार सप्लाई कर रही थी, जिन हथियारों का बहुत अच्छा इस्तेमाल हो रहा था यूरोप में। लेकिन उन्होंने ये कहा कि कॉन्फ्लिक्ट से डिस्ट्रक्शन होता है, डिस्ट्रक्शन से आर्म सेल्स होती है, और आर्म सेल्स से प्रॉफिट एंड जॉब्स, और फिर ये प्रॉफिट्स बनाए रखने के लिए, जॉब बनाए रखने के लिए आपको अल्टीमेटली फिर नए कॉन्फ्लिक्ट को क्रिएट करना पड़ेगा। तो यानी कि एक विशियस सर्कल रहेगा। इसको उन्होंने कहा था कि परपेचुअल कॉन्फ्लिक्ट मे बिकम डेस्टिनी ऑफ यूएसए। कितनी सही बात कर दी थी, और आज तक वही परपेचुअल कॉन्फ्लिक्ट है, और मैं इस बात को प्रूफ करूंगा। वर्ल्ड वॉर 2 प्राइवेट कंपनीज बढ़ने लगी, जो आज की आप टॉप कंपनीज देखते हैं, बोइंग, लॉकहीड मार्टिन, जनरल डायनेमिक्स एंड अदर्स, ये कंपनीज उस समय पर शिप्स, वेपन्स, एयरक्राफ्ट ये सब बना रही थी। तो जब उनको तेजी से ऑर्डर मिलने लगे, प्लस प्रेशर भी था, तो जो टेक्नोलॉजीज कितने सालों में जाकर बनती, जो फैक्ट्रीज कितने सालों में जाकर बनती, वो फैक्ट्रीज कम समय में बनने लग गई, वो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस भी होने लग गई। वर्ल्ड वॉर 2 जब एंड हो गया 1945, उसके बाद अब क्या करें भाई? अब इन कंपनीज को ऑर्डर कहां से मिलेगा? तो भाई देखो फैक्ट्रीज थोड़ा ना बंद कर देंगे, जॉब्स तो बनाकर रखनी है, प्रॉफिट बनाकर रखना है। और देखिए अगर आपको डोमिनेट करना है वर्ल्ड को, तो ऐसे में आपके पास इनकम होनी जरूरी है। और आपके सरकार के पास इनकम कब होगी भाई? जब दुनिया में आपकी कंपनीज लीड करेंगी, तभी तो दुनिया उन कंपनीज पे डिपेंडेंट बनेगी, तभी तो प्रॉफिट शेयर आपके पास आएगा, और फिर इतना प्रॉफिट आएगा आपके पास, इतना पैसा आएगा कि पैसा फिर आपके लिए उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जितनी डेवलपिंग अंडर डेवलप नेशंस के लिए है। तो वहां पर फिर डेवलपिंग अंडर डेवलप नेशन को अगर आप $1 देंगे ना, तो $1 के बदले आप $10 वर्थ प्रॉफिट की तो पॉलिसी चेंज करा लेंगे। लेकिन उसके लिए पहले क्या चाहिए? आपको प्रॉफिट्स को एक्यूमुलेट करना होगा। तो कैपिटलिज्म इज गोइंग टू बी द टूल। और कैपिटलिज्म का दुश्मन कौन है? कम्युनिज्म। तो जाहिर सी बात है अब कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म ये रेस लगने लगी, कोल्ड वॉर इसको हम कहते हैं। 1991 में आकर कम्युनिज्म का डिक्लाइन हुआ, कारण क्योंकि यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, जो फ्लैग बियरर था कम्युनिज्म का। लेकिन इस बीच जो जगह जगह कॉन्फ्लिक्ट कम्युनिज्म को कंटेन करने, रोकने के लिए हुए, उससे बम्पर आपके ऑर्डर्स मिले यूएसए के इस मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को। तो यानी कि भाई यहां तक जब पुश मिला था उसके बाद धंधा बंद नहीं हुआ, उसको बनाए रखने के लिए यहां से ऑर्डर्स जनरेट होते रहे, यानी कि ये एक बढ़िया अच्छा बहाना मिल गया। लेकिन अब कोल्ड वॉर एंड हो गया भाई, अब क्या करें भाई? अब तो यूएसएसआर जो तुम्हारा दुश्मन था वो तो डिसइंटीग्रेट हो गया, रशिया बन गया है, अब वॉर नहीं हो रहा, अब क्या करें भाई? अब कहां से ऑर्डर आएंगे? अरे क्या बात कर रहे हो, फिर नए वॉर्स लाएंगे। उसके लिए क्या करेंगे? पहले दुनिया में जगह जगह मिलिट्री बेसिस बनाएंगे, दुनिया को कहेंगे कि देखो अपनी सुरक्षा अगर आप अपने जिम्मा मानोगे तो देखो आपको इंडस्ट्री पर इतना खर्च करना पड़ेगा, इतनी टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी आपको बनाने में 20 साल लग जाएंगे, लेकिन सुरक्षा की जरूरत अभी आपको है, इमीडिएटली है। तो आप क्या करें? यूएसए को अपनी जमीन दीजिए, मिलिट्री बेसिस बनवाइए। तो ऐसे में डिप्लोमेटिकली हम आपके क्लोज होंगे, मिलिट्रीली हम आपके क्लोज होंगे। अब हथियार छोड़िए ना, आप अपने विकास पे काम कीजिए, आप अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर काम कीजिए। अब ये बात कई देशों को समझ में आई। अब अगर मैं पैसिफिक की बात करूं तो पैसिफिक में जापान, साउथ कोरिया, इन देशों के साथ जो यूएसए की फॉरेन पॉलिसी है ये भी इसी पॉइंट पर अटैच थी। ऐसे ही आप यूरोप और मिडिल ईस्ट को देखिए। अब मिडिल ईस्ट यहां पर खास बन जाता है, कारण क्योंकि 1990 और 1991 वाले फेज में यहां पर फिर वो गल्फ वॉर हुआ, और गल्फ वॉर में भाई ईरान, इराक, देन इराक, कुवैत, इस सब कॉन्फ्लिक्ट में यूएसए ने कहा भाई साहब ये तो ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है कि पूरी दुनिया को खतरा है। आप कहेंगे पूरी दुनिया को कैसे खतरा है? अरे पूरी दुनिया की एनर्जी सिक्योरिटी को खतरा है।
क्योंकि मेजर ऑयल रिजर्व्स हैं कहां? मिडिल ईस्ट में। और अगर यहां पर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो यानी कि जो सप्लाई ऑफ ऑयल एंड गैस है वो नेगेटिवली इंपैक्ट होगी कि नहीं होगी? और अगर वो सप्लाई इंपैक्ट हो गई तो इतने सारे देशों की इकोनॉमीज वो रुकेंगी कि नहीं रुकेंगी? जॉब लॉस हो जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, पॉलिटिकल क्राइसिस हो जाएंगे। तो अब दुनिया को क्या चाहिए? यूएस पर विश्वास करें। तो अब यूएस से अब दुनिया की इस ऑयल लॉबी को बचाने के लिए, इस पूरी ऑयल सप्लाई नेटवर्क को बचाने के लिए खुद इंटरवीन करेगा। और यहां पर फिर यूएसए ने शो किया अपनी मिलिट्री प्रोनेस। कहा जाता है ये पहला वो कॉन्फ्लिक्ट था जब यूएसए ने अपनी सैटेलाइट और सैटेलाइट बेस्ड इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके कैसे वो वॉर के पूरे रिजल्ट को चेंज कर सकता है ये दुनिया को दिखा दिया। तो फिर क्या है, फिर नए ऑर्डर्स यहां से मिलने लग गए। फिर हो गया आपका सितंबर 11, 2001 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अटैक। अब आप कहेंगे ये तो किसी देश ने थोड़ा ना करा है। देश ने नहीं किया, किसने किया? अलकायदा ने जिम्मेदारी ली थी, ओसामा बिन लादेन ने। और उसके बाद फिर जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने डिक्लेयर किया वॉर ऑन टेरर। यहां पर वर्ड क्या है? वॉर ऑन टेरर। अब देखिए आइजनहोवर ने क्या कहा था, अभी मैंने आपको बताया था कि भाई परपेचुअल कॉन्फ्लिक्ट में चला जाएगा देश और उसी से परपेचुअल प्रॉफिट आते रहेंगे, बस उसी साइकिल में रहेगी चीजें। और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। क्यों कहा था आइजनहोवर ने? आइजनहोवर ने कहा कि भाई साहब फिर आपकी जो आर्म्स बनाने वाली कंपनीज हैं वो इतनी बड़ी बन जाएंगी क्योंकि दुनिया भर में उनके वेपन्स बिक रहे हैं, प्रॉफिट आ रहा है, तो अल्टीमेटली आपके यहां भी जॉब क्रिएट हो रही है, पैसा भी इनके पास है, तो वो डायरेक्टली फिर यू कैन से दखल देंगी यूएस की पॉलिटिक्स में। क्योंकि भाई चंदा चाहिए ना, डोनेशंस देंगी, और अगर डोनेशंस देंगी तो बदले में कुछ तो चाहती होंगी। क्या चाहिए? कुछ नहीं, दुनिया में कुछ कॉन्फ्लिक्ट और वहां पर सेल, यही चाहिए। तो यूएस की पॉलिटिक्स में इंटरवीन करेंगे, उससे परपेचुअल वॉर होगा और फिर उससे यूएसए को भी परपेचुअल लॉसेस होंगे। आप कहेंगे सर यूएसए को परपेचुअल लॉस कहां हुआ? अभी तक की स्टोरी में तो कहीं लॉस नहीं हुए, है ना? अभी पता लेंगे लॉस आपको, पहले जरा डायनेमिक समझिए। जो वॉर ऑन टेरर है, ये जो डिक्लेरेशन है, कहा जाता है इसमें जो वॉर वर्ड यूज किया गया वो बड़ा टेक्टिकल था। क्योंकि अगर आप कहते कि एक आतंकवादी संगठन ने हम पर अटैक किया है एंड वी आर गोइंग टू डू अ काउंटर अटैक, क्योंकि एक आतंकवादी संगठन है, तो फिर भी जो स्कोप ऑफ एक्सपेंशन ऑफ मिलिट्री यू कैन से इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स वो कम ही रहता। लेकिन अगर आपने डिक्लेयर कर दिया वॉर, तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट अफगानिस्तान नाउ, it's about all those terrorist groups which USA thinks that they are terrorists and which USA thinks कि they can become a threat for US citizens। तो US citizens को जब भी जस्टिफाई कराना होगा, जब किसी बिल को पास कराना होगा कि हम इतना बजट इस एरिया में दे रहे हैं, तो बस आपको ये कहना है कि भाई देखो दोबारा से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक थोड़ा ना होने देंगे, हमारी बात है तो हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। और कहा जाता है उस समय पर डिक चेनी, जो उस समय वाइस प्रेसिडेंट थे, इनका बड़ा रोल रहा। और ये डिक चेनी का जरा पास देखिए, ये फॉर्मर सीईओ रह चुके हैं डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर हैलिबर्टन, जो कि एक यूएस की कंपनी है। तो भाई डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर का फॉर्मर सीईओ वाइस प्रेसिडेंट तक बन रहा है, तो भाई ये बात तो सीधा आइजनहोवर ने जो प्रेडिक्ट की थी वही हुई है कि नहीं? तो जो वॉर इकोनॉमी है, इससे अब ये वॉर इकोनॉमी है, मतलब अब डिफरेंट इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनके बजट्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनकी जॉब है। अब ये सब कुछ कनेक्टेड है। अगर इस वॉर इकोनॉमी में कहीं पर भी डिक्रीज हुआ, अब आपने सोचा नहीं यार शांति का रास्ता अपनाना चाहिए दुनिया को, चलो बीच का रास्ता अपनाते हैं। नहीं, बीच के रास्ते से इनको कैसे फायदा होगा भाई? आप कहेंगे सर इंटेलिजेंस एजेंसी क्या है सर, CIA, FBI? ऐसा नहीं है। ये देखिए अभी आगे पता लगेगा 16 एजेंसीज हैं। ये देखिए 16 स्पाई एजेंसीज हैं यूएसए की, जिसमें 1 लाख से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं। आप कहेंगे 16 स्पाई एजेंसीज कहां से हो गई? अरे देयर आर मेनी डिपार्टमेंट जो प्रोमिनेंटली, जिनका नाम आप लोगों ने नहीं सुना होगा, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ, जैसे ये हो गया देखिए नेशनल जियो स्पेशल इंटेलिजेंस एजेंसी। भाई CIA का नाम आपने सुना है, FBI का नाम आपने सुना है, लेकिन इसका नाम शायद ना सुना हो, नेशनल रिकॉन ऑफिस का नाम ना सुना हो। तो ऐसी कितनी सारी 16 स्पाई एजेंसी हैं जिनका बजट जाता है। यहां पर एक टर्म यूज होती है ब्लैक बजट। ब्लैक बजट का मतलब होता है ऐसा बजट जिसमें पूछा नहीं जाएगा कहां ये पैसा खर्च होना है। जो लास्ट मुझे ऑफिशियल डेटा मिला उसमें था $52.6 बिलियन। तो मैं मानकर चल रहा हूं कि वो पुराना डेटा है, तो अभी तो भाई $53 बिलियन प्लस ही होगा, राइट? तो यहां पर ये पैसा खर्च हो रहा है। तो जो GWOT है, ये ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म है, इसमें कॉर्पोरेशंस, लॉबीज, एजेंसीज, इन सब की इन्वॉल्वमेंट है, राइट? और यूएस ने क्लियर करा कि यहां पर GWOT ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म का मतलब पता है क्या है? यह है एवरी टेररिस्ट ग्रुप को हम खत्म करेंगे तब जाकर रुकेगा ये। एवरी टेररिस्ट ग्रुप,
तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि यानी कि यूएसए इसके बेसिस पर जस्टिफाई करता रहेगा दुनिया में जगह जगह इंटरवेंशंस और उन इंटरवेंशंस की वजह से होने वाले कॉन्फ्लिक्ट। अब यूएसए कैसे कर पाता है? यूएसए कहता है भाई मैं हूं, अरे मैं तो एक्चुअली देखो मोरली राइट हूं। मतलब समझ लो कि एक दूसरी तरफ जो है ना वो डेविल है और अल्टीमेटली यू आर ऑन द गॉडली पाथ, तुम मोरल हो। तो एक तरीके से अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म के बेसिस पर जस्टिफाई किया जाता है यूएस का हर एक एक्शन। जैसे बुश एडमिनिस्ट्रेशन में 60 मिलिट्री बेसिस थे। ओबामा, जिनको नोबेल पीस प्राइज भी मिला था, उनके टाइम में उन्होंने इंक्रीज करके 75 मिलिट्री बेसिस बनवा दिए थे। और फिर देखिए ये एक कंजर्वेटिव पर्सपेक्टिव है जो यूएसए में काफी पॉपुलर है। ये जी पीटर की बुक है अस वर्सेस देम। तो कहने का मतलब है जस्टिफाई करना हो तो कह दो कि भाई अमेरिकन वर्सेस दुनिया, और उस दुनिया में हर वो आतंकवादी समूह या हर वो देश जो यूएसए को मतलब उसकी हेजेमनी को ब्रेक करना चाहता है या उसके सिक्योरिटी कंसर्न्स मतलब उससे कनेक्टेड है। अब यहां पर ब्लोबैक फिनोमेना भी है। ब्लोबैक का मतलब है कि यूएसए जस्टिफिकेशन के लिए कहता है कि हम अगर पैसा खर्च करेंगे, हम अगर कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व होंगे या फिर स्ट्रेटेजिकली अलाइन होंगे किसी एक के साथ, तो अल्टीमेटली हमारी पावर बढ़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं है, नुकसान भी हुआ है। जैसे अगर हम क्वांटिफाई करें डेटा फ्रॉम 1945 टू प्रेजेंट, तो कितनी जगह पर जहां पर इन्होंने अपना फ्रेंड जिसको बताया है उसको भी नुकसान हुआ है। जैसे कि जब इन्होंने फंडिंग करी कि भाई हम आपके सिक्योरिटी पार्टनर बन रहे हैं और आपकी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन हो जाएगी, तो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन के नाम पर वहां पर कुछ केवल एलीट लोगों को, यानी कि अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशन में फेनोमेना देखा गया कि कुछ एलीट लोगों को, एक पर्टिकुलर सेक्शन को सपोर्ट किया, जिससे कि वहां पर करप्शन बढ़ता रहा। करप्शन अगर बढ़ता रहेगा तो यूएसए के फेवर में बहुत ही चीप यू कैन से रेट्स पर उनको एडवांटेज मिल जाएगा, उस देश के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने का मौका मिल जाएगा। तो हमेशा समझिएगा कि डिफेंस एक डिप्लोमेटिक एज भी आपको देता है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट वेपन्स, इट इज वे मोर देन दैट, राइट। और इस अनजस्ट स्टेटस की वजह से कितनी सारी जगह पर यूएसए के अगेंस्ट एक यू कैन से एंटी सेंटिमेंट भी है। अब अफगानिस्तान का एग्जांपल ले लीजिए। सीआईए ने फाइनेंसिंग करी थी अफगानिस्तान में इंसर्जेंट्स की, जो आपके मुजाहिदीन थे, और उन्हीं मुजाहिदीन को आपने इस्तेमाल किया था यूएसआर को पुशबैक करने के लिए अफगानिस्तान से। लेकिन जैसे यूएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, यूएसआर निकल गया वहां से 1989, तो उसके बाद वो मुजाहिदीन ने क्या किया? भाई साहब, वो मुजाहिदीन जिनको आपने पाला था, आपने हथियार ट्रेनिंग करवाई थी पाकिस्तान के थ्रू, वही अलकायदा के पार्ट बन गए और फिर अलकायदा ने आप पर अटैक किया। सीरिया में यही एग्जाम्पल हुआ। सीरिया में एंटी असद, जो बशर असद की सरकार थी, उसके खिलाफ सऊदी ने, यूएसए ने पैसा दिया ऐसे ग्रुप्स को कि अच्छा बशर असद को हटाना है, चलो तुम्हें पैसा हथियार देते हैं। उन्हीं में से कितने सारे ग्रुप आईसिस का पार्ट बन गए। और आपने देखा आईसिस ने दुनिया में कितनी जगह पर अपने आउटफिट्स बना दिए थे और टेरर फैलाया था। और अभी भी कुछ यू कैन से ग्रुप्स हैं जो उसी आइडिया से एसोसिएटेड हैं जिससे आईसिस था। तो कुल मिलाकर बात है कि भाई तुम ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म फैला रहे, मतलब उसके अगेंस्ट हो या तुम टेररिज्म फैला रहे हो। तो इससे तो ऐसा लग रहा है कि तुम टेररिज्म फैला रहे हो, राइट। अब देखिए मैकेनिज्म क्या है यूएस की आर्म सेल्स के। दो तरीके होते हैं, एक तो होता है डायरेक्ट कमर्शियल सेल, एक होता है फॉरेन मिलिट्री सेल। फॉरेन मिलिट्री सेल का मतलब होता है कि कोई देश जो यूएसए के साथ रिलेशंस में है कि भाई आप स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, आपको हथियार चाहिए, ठीक है, आप हमारे देश में रिक्वेस्ट भेजिए। तो यानी कि आप उनका जो डिपार्टमेंट ऑफ, जैसे आप प्रेसिडेंट ऑफिस से तो डील कर रहे हैं, लेकिन उनका जो जैसे हमारे यहाँ फॉरेन अफेयर्स है ना, तो आप वहां पर अप्लाई कर रहे हैं, तो उस एप्लीकेशन को वो कंसिडर कर रहे हैं कि यार स्टेट डिपार्टमेंट इनका देखेगा कि यार ये हमें नुकसान तो नहीं हो सकता इसका, ये कौन सी टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं जो हम इसको देंगे, क्योंकि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के भी ना लेवल होते हैं, ठीक है। और ये पूरा उनका जो स्टेट डिपार्टमेंट है वो देखता है। तो स्टेट डिपार्टमेंट देखेगा ठीक है यार दीज वेपन्स कैन बी गिवन, ठीक है। तो ऐसे में उस कंट्री का असेसमेंट करने के बाद नेशनल सिक्योरिटी रिव्यू की जो इनकी पॉलिसी है उसके हिसाब से दिए जा सकते हैं, ठीक है। फिर फॉरेन पॉलिसी, नेशनल सिक्योरिटी, ह्यूमन राइट, नॉन प्रोलिफरेशन, ये कुछ पॉइंट्स इन्होंने बना रखे हैं, इसको रिव्यू करेंगे, यानी कि हमारे हथियारों का इस्तेमाल कहीं ह्यूमन राइट वायलेशन के लिए ना हो जाए। ये सब अच्छी अच्छी बातें हैं। उसके बाद फिर कांग्रेशनल नोटिफिकेशन रिलीज होती है कि यानी कि कांग्रेस से पास करा लेते हैं कि देखो ये हथियार हम इनको देंगे। और उसके बाद फिर ये मतलब ऑफर ऑफ एक्सेप्टेंस रिलीज हो जाता है कि ठीक है भाई आप पैसों की टर्म्स को हम डिस्कस कर लेते हैं, कितना अमाउंट कितने टाइम में आएगा और ये हथियार इस तरीके से आपको मिलेंगे। तो ये तो होता है गवर्नमेंट का तरीका। दूसरा होता है ये डायरेक्ट कमर्शियल सेल, नाम से पता लग रहा होगा, यानी कि अब लॉकहीड मार्टिन और अदर कंपनीज, बोइंग एटसेट्रा, वो क्या करेंगी, वो डायरेक्ट आपको सेल करेंगी। लेकिन इनको भी क्या चाहिए, एक्सपोर्ट लाइसेंस चाहिए, और वो एक्सपोर्ट लाइसेंस कौन देगा, कांग्रेस देगी। तो यहां पर भी नेशनल सिक्योरिटी रिव्यू होता है और फिर एक बार कांग्रेस नोटिफिकेशन से इनको
एक्सपोर्ट लाइसेंस मिल जाता है कि आप इन देशों को इस कैटेगरी का हथियार डायरेक्ट दे सकते हैं बिना इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट डिपार्टमेंट और व्हाइट हाउस, आप डायरेक्ट दे सकते हैं। तो वो भी तरीका होता है, दोनों तरीके होते हैं। कितनी बार ये आरोप लगता है कि कुछ हथियार जो यूएसए कहता था कि हम डायरेक्ट नहीं देते, एडवर्सरी को नहीं देते, भाई सब टेररिस्ट ग्रुप्स जो हैं इन्हीं के हथियार लेकर बैठे हैं। तो फिर ये कहते हैं वो इस वजह से हो गया ना, क्योंकि हमने तो उसी को दिया था जिसको हमारी यूएस कांग्रेस ने अप्रूव किया था, लेकिन वहां से रीडिस्ट्रीब्यूट हो गए या वहां से लूट लिए गए वो। अब सबको पता है कैसे वो कॉन्फ्लिक्ट को राइज करने के लिए भाई आपको दूसरे वाले ओपोनेंट को भी तो स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जब आतंकवादी समूह के पास सोफिस्टिकेटेड वेपन्स होंगे तभी तो डिमांड आएगी मोर सोफिस्टिकेटेड वेपन्स की यूएसए के पास। फिर ही तो वो, जब सुरक्षा पे बात आ जाएगी तभी तो आपकी नेगोशिएटिंग पावर कम होगी, नेगोशिएटिंग पावर कम होगी तो उसके पास प्रॉफिट ज्यादा आएगा यूएसए के। तो दिस इज द गेम विच दे प्ले। अच्छा, यहाँ पर सारे अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं, तो शशांक त्यागी फॉर यू आप मेरे साथ यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं इंस्टाग्राम टेलीग्राम, जिससे कोई वीडियो का अपडेट आपसे ना छूटे। नाउ अब एफएमएस और जो डीसीएस है दोनों का इस्तेमाल यूएसए करता है, किस लिए? डिप्लोमेटिक एज के लिए। डिप्लोमेटिक एज का मतलब क्या है? हमें एक्सेस दे दीजिए मार्केट का, या फिर आपकी जो कंडीशंस है विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर इंटरनेशनल ट्रीटी आप हमारे हिसाब से नहीं मान रहे थे, मान लीजिए। क्यों? क्योंकि हम आपको ये हथियार सप्लाई करवाएंगे अपनी कंपनी से। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात कर रहा था ना, देखिए हमास के पास M4A1 कार्बाइन्स पाई गई, इस फोटो में दिख रही हैं। अब दुनिया सरप्राइज थी कि भाई ये तो आपने यूएस की स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेस के लिए बनाई थी, फिर ये कैसे चली गई? तो यूएस से कहता है एक्चुअली वो डीसीएस रूट से ना वो कई बार रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, गड़बड़ हो जाती है। ऐसे सीआईए ने ये स्टिंगर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स प्रोवाइड की थी अफगान मुजाहिदीन को, लेकिन इसी अफगान मुजाहिदीन में से कितने लोग तालिबान का पार्ट बन गए, और तालिबान का पार्ट बन के उन्होंने यूएसए के खिलाफ ही यूज किया उनको। तो इस वजह से यूएसए की पब्लिक भी नाराज थी कि भाई ये क्या है, मतलब तुम हमारी हथियारों को हमारी लोगों के खिलाफ यूज कर रहे हो, और पैसा कौन कमा रहा है? पैसा कमा रही कुछ प्राइवेट डिफेंस वाली कंपनियां। फिर ये ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर का वीडियो रिलीज किया तालिबान ने कि देखो ये यूएस का हेलीकॉप्टर भी हम भी यूज कर रहे हैं। अब कैंपेन कंट्रीब्यूशन देखिए, सबसे ऊपर आपको लॉकहीड मार्टिन दिख रहा होगा यहाँ पर, ये देखिए $63.3 बिलियन। भाई साहब इतना तो कैंपेन में दान दे दिए कंपनीज। RTX, नॉर्थक्रॉप ग्रूमन, AVIC, बोइंग, जनरल डायनेमिक्स, हर एक डिफेंस वाली कंपनी ऐसा करती है। आप कहेंगे सर इतने बिलियंस ऑफ डॉलर, तो सर ये बताओ कैंपेन में लॉबिंग में पैसा दे देते हैं पॉलिटिशियंस को, पार्टीज को, इन पे बचता ही क्या होगा, है ना? ऐसा सोच रहे होगे आप। भाई सब बचता है तब ये देते हैं। और पता है क्या, एक रफ डेटा के हिसाब से अगर ये $1 डोनेट करते हैं, डोनेट क्या ये कैंपेन में देते हैं, तो समझिए इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि पॉलिटिशियंस के पास अगर $1 देते हैं तो बदले में $1813, $13 लगभग ऑन एन एवरेज इनकी कमाई होती है $1 पर। तो यानी कि लॉबिंग पॉलिटिशियन को देना ये इन्वेस्टमेंट है, राइट? समझ रहे हैं? और टॉप 5 जो डिफेंस कंपनीज है लगभग 50% तो हिस्सा वही देती हैं लॉबिंग का, प्लस स्ट्रेटेजिक हायरिंग करती हैं। जैसे आपने कुछ टाइम पहले नाम सुना होगा, 2025 तक तो यही थे लॉयड ऑस्टिन डिफेंस सेक्रेटरी, तो डिफेंस सेक्रेटरी हैं। इससे तो डिफेंस सेक्रेटरी हैं, तो सोचो अगर ये किसी प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट डिफेंस कंपनी के बोर्ड मेंबर होंगे, तो आपको नहीं लगता ये पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं उस पर्टिकुलर कंपनी के फेवर में? बिल्कुल कर सकते हैं। इससे पहले एक्चुअली 4 स्टार जनरल भी थे, आर्मी के रिटायर हुए, तो प्राइवेट कंपनी ने कहा अरे सर उस टाइम पर आपने बहुत ऑर्डर हमारे पास कराए हैं, आइए आप बोर्ड मेंबर बनिए और इतनी सैलरी देंगे कई गुना जो आपको आर्मी में नहीं मिलती थी। और उसके बाद सर हमने बहुत ज़्यादा पैसा दिया हुआ है इस पूरी कैंपेन में, तो हम इंश्योर करेंगे बस एक बार ये वाले प्रेसिडेंट बन जाएं और हम लॉबिंग करेंगे कि आप ही डिफेंस सेक्रेटरी बने। तो भाई साहब किसी को डिफेंस सेक्रेटरी बनवाना है उसके पीछे भी लॉबिंग चलती है, और लॉबिंग में लगता है पैसा। और किसी को डिफेंस सेक्रेटरी बना दिया, मतलब यूएस अ सुपर पावर, ठीक है, और उसके मतलब उसका डिफेंस मिनिस्टर इक्विवेलेंट टू इंडिया। तो भाई साहब इतना पैसा अगर किसी ने लगवाया है तो बदले में कुछ तो चाहता होगा। तो बदले में चाहत क्या होगी कि सर जरा ध्यान रखिएगा पॉलिसी डॉक्यूमेंट में क्या टर्म यूज की जा रही है कि नहीं? तो ये सेल्फ परपेचुएटिंग साइकिल एक तरीके से वॉर एंड प्रॉफिट की, फ्रेश कॉन्फ्लिक्ट एक तरीके से इनके लिए नए प्रॉफिट लेकर आते हैं। जब स्टॉक पाइलिंग हो जाती है तो स्टॉक पाइलिंग का मतलब ही है कि भाई कहीं ना कहीं अब कॉन्फ्लिक्ट होगा जिसमें इसको यूज किया जाएगा। प्लस अगर वो ये पॉलिसी छोड़ भी दे तो आपको नहीं लगता कि ये जॉब लॉसेज हो जाएंगे वहां पर, है कि नहीं? तो इतना बड़ा, पहले बात तो इतना बड़ा लॉबिंग नेटवर्क ऐसा होने नहीं देगा, क्योंकि सीधा इम्पैक्ट इकोनॉमी पर भी है। तो अब क्या किया जा सकता है? किया ये जा सकता है कि यूएसए तो अपना कर रहा है, हमें यूएस पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए और अपनी इंडिजिनस डिफेंस इंडस्ट्री को पुश करना चाहिए। आपको नहीं लगता कि हमारे यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर में भी डिफेंस इंडस्ट्रीज होनी चाहिए? क्योंकि अगर यूएसए ने एडवांटेज ली है इन डिप्लोमेसी, तो हम भी तो वो एडवांटेज ले सकते हैं। अगर हमें इंडियन ओशन में
यू कैन से मेन पावर रहना है, तो उसके लिए इन सभी देशों की सुरक्षा का जिम्मा भारत को लेना होगा, बिकॉज नो बिग रिलेशंस, नो बेटर रिलेशंस कैन एवर कम विदाउट गिविंग समथिंग। और मैंने क्या कहा था, प्रभाव कैसे बनेगा? तब बनेगा इन्फ्लुएंस जब आपके पास वो हो जो दूसरों को चाहिए, और दूसरों को क्या चाहिए? प्रोस्पेरिटी एंड सिक्योरिटी। तो इंडिया को उस पर काम करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, जो यूएसए ने कर लिया है, तो हम उस चक्र में नहीं फंसेंगे। जो हमने देखा ना कि उसका नुकसान भी उसको हो रहा है, हम उस चक्र में नहीं फंसेंगे। लेकिन हाँ, हम अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए और फॉर पीस, कई बार वेपन जरूरी होती हैं फॉर स्टेब्लिशिंग पीस एज वेल, जिससे कि दूसरा आप पर हमला ना करे, इस रीजन में पीस रहे, उसके लिए इंडिया इस्तेमाल करे। आई होप सब कुछ आपको क्लियर है। अगर सब कुछ है क्लियर, यू कैन मेंशन वाह इन कमेंट्स और अल्ट्रा क्लियर। आपका जो ओपिनियन है यू कैन शेयर। यहां पर आपको इस वीडियो की लिंक और पीडीएफ मिल जाएगी। Examine the role of USA in shaping current global order and contradictions emerging as of now। 200 वर्ड्स का क्वेश्चन है। फिर मिलते हैं आपसे, ख्याल रखिए अपना। जय हिंद।